हेलो बच्चों, अपन जैव विविधता चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं। उस जैव विविधता चैप्टर के अंदर अपन टॉपिक लेके आए हैं जैव विविधता के पैटर्न। जैव विविधता के पैटर्न, तो जैव विविधता के दो पैटर्न दिए हुए हैं। जैव विविधता के पैटर्न के अंदर दो पैटर्न है। सबसे पहला पैटर्न है जिसका नाम है अक्षांशीय प्रवणता, अक्षांशीय प्रवणता। और दूसरा पैटर्न है जिसका नाम आपको बताना है जातीय पैटर्न, जातीय क्षेत्र संबंधता। दो पैटर्न है, दोनों को अपन समझेंगे। सबसे पहले अपन अक्षांशीय प्रवणता समझते हैं। अक्षांशीय प्रवणता क्या होती है? आपको इसके लिए क्या है, आपको पृथ्वी सबको याद है, पृथ्वी क्या है, गोल है। क्या है? गोल है। इस पृथ्वी के बीचों बीच से जो होता है, उस बीचों बीच जो जगह होती है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा जगह, भूमध्य रेखीय जगह। ठीक है, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहलाता है। फिर इसके 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण की तरफ जाते हैं तो कर्क और विषुवतीय रेखा आती है। फिर अपन और विपरीत जाते हैं तो अपन को क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्र दिखाई देता है। ये दो ध्रुव हैं, एक का नाम उत्तर ध्रुव है और एक का नाम दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, ये एक्चुअल में दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जो शीतोष्ण क्षेत्र है। कैसे हैं? बहुत ठंडे क्षेत्र हैं। और ये भूमध्य रेखा है, ये एक्चुअल में क्या है, गर्म क्षेत्र है। ठीक है, तो अपन क्या, सबसे पहला सवाल इसने यही पूछा है कि जैव विविधता या जो जातीय विविधता है, जो जातीय विविधता या जैव विविधता दोनों एक ही चीज होती है, कहां पर अधिक है? भूमध्य रेखा पर अधिक है, ध्रुवों पर अधिक है। तो आपको बताना है जातीय विविधता अधिक कहां पर है। तो अपन कहते हैं जातीय विविधता अधिक है भूमध्य रेखा पर। कहां है? भूमध्य रेखा पर है। और कहां कम है? जातीय विविधता ध्रुवों पर बिल्कुल कम है। अब आपसे सवाल पूछा कि भूमध्य रेखा पर आप तुलना करो, जैसे यहाँ पर 1400 जातियां हैं। कितनी हैं? 1400 जातियां हैं पक्षियों की, मान लो। ठीक है, अब अपन 41 डिग्री क्या करते हैं, उत्तर की तरफ चलते हैं तो न्यूयॉर्क आता है। ठीक है, 41 डिग्री अपन उत्तर की तरफ चलेंगे, न्यूयॉर्क आएगा। यहाँ 105 पक्षियों की जातियां हैं। फिर अपन 81 डिग्री 71 डिग्री जाएंगे तो ग्रीनलैंड आएगा। ठीक है, उत्तर की तरफ। यहां पर क्या होगा, सिर्फ 51 जातियां ही हैं। तो कहने का मतलब जैसे जैसे अपन ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं तो पक्षियों की जातियां हैं 1400। कितनी है भूमध्य रेखा पर? यहां से ये 41 डिग्री अपन उत्तर में आए तो न्यूयॉर्क आया, वहां पर 105 जाति है। फिर अपन 71 डिग्री आए, ग्रीनलैंड आया, वहां 51 जाति है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे अपन ध्रुवों की तरफ जाते हैं जातीय विविधता कम होती जाती है। ठीक है, अब अगला सवाल ये है, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा बच्चों कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? पहला ऑप्शन आपको देते हैं, ऑप्शन क्या उत्तर ही बता देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दक्षिण अमेरिका का जो अमेजन वर्षा वन है, दक्षिण अमेरिका का जो अमेजन वर्षा वन है, अमेजन वर्षा वन है, इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। यहां पर जातीय विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। तो सवाल पूछा जाता है पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता कहां है? दक्षिण अमेरिका के अमेजन वर्षा वन में, दक्षिण अमेरिका के अमेजन वर्षा वन में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो जैव विविधता सबसे अधिक कहां है? दक्षिण अमेरिका के अमेजन वर्षा वन में सबसे अधिक जैव विविधता है। अगला सवाल पूछा जाता है कि भाई भूमध्य रेखा पर जो है वो जैव विविधता यानी जातीय विविधता अधिक है और ध्रुवों पर जातीय विविधता कम है। क्यों? इसका क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भूमध्य रेखा या जो पृथ्वी के बीचों बीच में जो अक्ष है और जो ये ध्रुवीय क्षेत्र है, कहां पर जैव विविधता अधिक है? अपन ने कहा भूमध्य रेखा पर। क्यों? तो सबसे पहला आपको बताना है हिमनदन। सबसे पहला है हिमनदन कारण। हिमनदन का मतलब है ग्लेशियर, ग्लेशियर है। अब क्या होता है, जाति रातों रात उत्पन्न होती नहीं है। जाति उत्पन्न होने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन ध्रुवों पर जैसे ही कोई जाति बनती है अगले दिन बर्फबारी हो जाती है, यानी कोई चट्टान पिघलती है और ये जाति है वो खत्म हो जाती है। लेकिन भूमध्य रेखा पर क्या होता है, हिमनदन नहीं होता है, यानी हिम यहाँ पर बर्फ गिरती नहीं है, तो पूरे साल गर्मी गर्मी रहती है। तो हिमनदन नहीं होने के कारण, हिमनदन नहीं होने के कारण यहाँ पर जाति है वो बनती है और जाति का विकास होता है, जाति का प्रसार होता है और नई नई जातियां बनती है।
यहाँ पर ध्रुवों पर जाति बनी, अगले दिन नष्ट, जाति बनी, अगले दिन नष्ट, या कोई जंतु गया और वहां पर ग्लेशियर आया और पूरी चट्टान आके उसके ऊपर गिर गई और वो वहीं दफन हो गया। तो सबसे पहला कारण ये है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण आपको बताना है, यहाँ पर जो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र है या स्थिर निकेत है, यहाँ परिवर्तनशील मौसम है अपने। तो परिवर्तनशील मौसम का मतलब ये है कि सर्दी, गर्मी, वर्षा वगैरह सब है। और यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि जैसे अपन ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ठीक है, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो आपने से पूछा कि भाई ये स्थिर निकेत या जो परिवर्तनशील मौसम है ये भी एक क्या होता है, ये भी एक डैमेजिंग का कारण होता है। अपन देखते हैं कि यहाँ पर तो पूरे साल सर्दी, गर्मी, वर्षा वगैरह होती रहती है, एक जैसा होता है तापमान। यहाँ पर 6 महीने क्या होती है, 6 महीने आपको बताना है बर्फबारी होती रहती है, और 6 महीने क्या होता है पूरे साल मतलब दिखता है। तो यहाँ 6 महीने 6 महीने का होता है, यहाँ पर सर्दी हुई, गर्मी हुई, वर्षा हुई, तो यहाँ परिवर्तनशील मौसम है। लेकिन परिवर्तनशील मौसम होने के साथ ही स्थिर निकेत है, और यहाँ पर अत्यंत परिवर्तनशील मौसम है, अत्यंत परिवर्तनशील मौसम है। इतना ज्यादा परिवर्तनशील मौसम है कि इसकी परिवर्तनशीलता को सहन नहीं कर सकते हैं और जातियां विलुप्त हो जाती है। तीसरा होता है सौर ऊर्जा, सौर प्रकाश। यहाँ पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश है वो ज्यादा मिलता है, जिसके कारण उत्पादन ज्यादा होता है, और उत्पादन ज्यादा होने के कारण जंतुओं को भोजन अधिक मिलता है, और जंतुओं को भोजन मिलने के कारण क्या होता है, एक तरह से आप कहोगे कि यहाँ पर सौर ऊर्जा बनेगी, ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, उत्पादन होगा, तो यहाँ पर जातियां बनेगी। और यहाँ पर आपको पता ही है सूर्य का प्रकाश दूर दूर तक नहीं है, बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, मौसम है वो तीव्र गति से बदल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये जातीय विविधता को नियंत्रित करने वाले जंतु हैं। ये अपना पृथ्वी है, जिसके कारण कहीं ज्यादा जातीय विविधता है, कहीं कम जातीय विविधता है, ये अपने ध्यान रखना। क्यों का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो पहला आपको हिमनदन, दूसरा स्थिर निकेत, और तीसरा सौर प्रकाश, ये 3 कारण लिख रहे हैं। तीनों कारण के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर जातीय विविधता अधिक है और यहाँ पर जातीय विविधता कम है। एक आपको कहेंगे कि आप ध्रुव पर मकान बना लो, एक आपको कहेंगे भूमध्य रेखा पर मकान बना लो। आप कहाँ बनाओगे और क्यों? तो आपको पहला कारण ये बताना है, भाई ध्रुवों पर मकान तो बना लेंगे, दूसरे दिन बर्फ गिरेगा या चट्टान आके गिरेगी तो हम उसमें मर जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि यहाँ पर परिवर्तनशील मौसम अत्यधिक है। तीसरा कारण यहाँ सौर प्रकाश है ही नहीं, उत्पादन है ही नहीं, खाएंगे क्या, भूखे मर जाएंगे। यहाँ पर ये तीनों कंडीशन उपलब्ध है, इसलिए यहीं पर मकान बनाएंगे अपन। बच्चों अपन जातीय क्षेत्र संबंध पढ़ेंगे नेक्स्ट। ये थोड़ा क्या है, इसमें फिजिक्स ज्यादा आ गई है, बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ी समस्या आ जाती है फिजिक्स आते ही। अब एक्चुअल में जातीय क्षेत्र समझाने के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन, इसमें 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं। यही बनता है कि क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जातीय समृद्धि बढ़ेगी। यानी किसी क्षेत्र के अंदर जातीय समृद्धि कब बढ़ती है, जब उसका अन्वेषण क्षेत्र बढ़ता है। अगर मान लो छोटा सा क्षेत्र है, उसकी अपन जातीय समृद्धि का अध्ययन करेंगे तो उसकी जातीय समृद्धि बहुत कम आएगी, 0.01 से 0.02 ही आएगी। लेकिन अगर अपन संपूर्ण महाद्वीप की जातीय समृद्धि का अध्ययन करेंगे तो वो ज्यादा आएगी। ये एक ही चीज कह रहा है कि जातीय क्षेत्र संबंध ऐसे कह रहा है कि अगर क्षेत्र बढ़ाया जाएगा तो जातीय विविधता बढ़ेगी। जैसे अपन ने ध्रुवों वाला पढ़ा था, वैसे आपको क्या करना, आपको इतना ही याद रखना है कि अपन क्या करेंगे, क्षेत्र बढ़ाएंगे, अन्वेषण क्षेत्र, तो जातीय समृद्धि बढ़ेगी घटेगी, तो नेचुरल सी बात है बढ़ेगी। अब इसने क्या है कि ये ग्राफ बना दिया है log s, इसने जो लॉगरिथम है उसमें इसको शो किया log s बराबर log c प्लस z log a। इसमें 2-3 आपको याद रखने, s बराबर क्या है, s बराबर ये जातीय समृद्धि है, s का मतलब क्या है, जातीय समृद्धि है, a का मतलब क्या है, एरिया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये z दिया इन्होंने, तो z क्या है, z एक्चुअल में रेख के ढाल को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो सी एस बराबर हो गया सी ए और जेड, फिर लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ये अपने को ध्यान रखना। 2-3 सवाल इसमें ये पूछे जाते हैं कि जेड का मान छोटे से क्षेत्र में कितना होता है, 0.01 से 0.02, महाद्वीप में कितना होता है 0.6 से 1.2।
अब इन्होंने क्या किया कि उष्णकटिबंधीय वनों के अंदर जो फलाहारी पक्षी हैं और स्तनधारी हैं उनकी जातीय समृद्धि ज्ञात की तो 1.5 आ गई। यानी यहाँ उष्णकटिबंधीय वनों में अपन जानते हैं कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में भोजन है, तो फलाहारी पक्षी और स्तनधारियों की जातीय समृद्धि अधिक होगी। ये वही चीज कह रहा है, नॉर्मल भाषा में आपको समझना है कि अच्छा क्षेत्र होगा जहाँ खाने पीने की वस्तुएं ज्यादा होगी तो वहां पर जातीय समृद्धि अधिक होगी, और जहां पर खाने पीने की वस्तुएं नहीं होगी, अन्वेषण क्षेत्र कम होगा, तो वहां जातीय समृद्धि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आप छोटा सा क्षेत्र ले लो, वहां पर आप जातीय समृद्धि की तुलना करो। एक छोटा सा क्षेत्र है, इसके अंदर आपने पक्षी गिने, इसके अंदर जातीय समृद्धि गिनी, और आपने पूरे महाद्वीप है, उस महाद्वीप के अंदर क्या है, पक्षी गिने, तो जातीय समृद्धि महाद्वीप में ज्यादा आएगी। यहां पर आपको इस छोटे से क्षेत्र के अंदर पक्षी की 4 जातियां दिखेगी, कौवा दिखेगा, तोता दिखेगा और मोर दिखेगा, और मान लो और कोई पक्षी है, कोई दूसरी चिड़िया दिखेगी। लेकिन आप जब पूरे महाद्वीप में जब अध्ययन करोगे तो यहाँ पर आपको 20,000 तरह के पक्षी दिखेंगे, मोर है, तोता है, बाज है, कोयल है, तरह तरह के पक्षी दिखेंगे। तो ये छोटा क्षेत्र है, ये बड़ा क्षेत्र है। इसकी जातीय समृद्धि आएगी 0.01 से 0.02 तक की। इसकी जातीय समृद्धि बढ़कर आपके 1.2 तक आ सकती है, यानी जातीय समृद्धि इसकी ज्यादा आएगी। ठीक है, ये आपको इसमें दिख ही रहा है कि जातीय समृद्धि बढ़ेगी क्षेत्र बढ़ने के साथ, ये समानुपाती का निशान है। ये चीज बढ़ाओगे, क्षेत्र बढ़ाओगे, जातीय समृद्धि बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों।